दोस्तों, अक्सर आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने प्रकार की होती है तथा कंपनी कैसे खोलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। परंतु आपको कंपनी खोलने के लिए पार्टनरशिप को भी समझना जरूरी है कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, क्योंकि देखिए उसमें भी लोगों का समूह होता है, इसमें भी लोगों का समूह होता है। तो अगर ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होंगे आपको, तो कंपनी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं नवीन कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम कंपनी का अर्थ एवं परिभाषा जान लेते हैं। कंपनी का अर्थ होता है, कंपनी से तात्पर्य है ऐसी कंपनी से जिसका पंजीयन कंपनी अधिनियम 2013 या उससे पहले किसी अधिनियम के अंतर्गत एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में किया गया हो। कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई ऐच्छिक संस्थान होती है जिसका पूंजी हस्तांतरण होने वाले अंशों यानी शेयरों में विभाजित होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, ये टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, परंतु धीरे धीरे आपको सारा समझ में आ जाएगा। कंपनी समान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाया गया व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन होता है। कंपनी का जन्म विधान द्वारा एक अदृश्य, दिखाई न देने वाला, अमूर्त, जिसकी कोई शक्ल हो ना हो, तथा कृत्रिम, आर्टिफिशियल व्यक्ति के रूप में होता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि कंपनी अमूर्त होती है, अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब क्या कंपनी नहीं होती? जी, कंपनी बिल्कुल होती है। आर्टिफिशियल पर्सन से मतलब ये होता है कि देखिए, कंपनी का अस्तित्व अलग होता है और कंपनी के मेंबरों का अस्तित्व अलग होता है। कंपनी पर केस भी हो सकता है और कंपनी किसी दूसरे पर भी केस कर सकती है। इस कंसेप्ट को मैं धीरे धीरे क्लियर करता चला जाऊंगा, इसके फायदे भी जिससे आपको पता चल जाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कंपनी के मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं? तो कंपनी के मुख्य बिंदु होते हैं, कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से होता है जिसका कंपनी अधिनियम 2013 या उससे पहले किसी कंपनी के नियम के अंतर्गत किया गया हो। 2013 से पहले भी तो कंपनी चलती थी ना, तो हो सकता है किसी और अधिनियम के अंतर्गत किया गया हो। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। कंपनी को आप अदृश्य व्यक्ति भी कह सकते हैं क्योंकि कंपनी दिखाई नहीं दे सकती। आप कंपनी को एक कल्पित नहीं कह सकते, कल्पना नहीं कह सकते, क्योंकि इसका एक अस्तित्व होता है। डॉक्यूमेंट्स में तो कंपनी होती है ना। अच्छा, कंपनी तथा उसके मेंबरों में अंतर होता है। कंपनी तथा उसके मेंबर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। यानी कि कंपनी के हाथ पैर तो होते नहीं, पर कंपनी का काम कौन करेगा? इसके डायरेक्टर वगैरह करते हैं। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि कंपनी के डायरेक्टर कुछ गलत कर देते हैं तो क्या उनके ऊपर आंच नहीं आएगी? तो व्हील लिफ्टिंग, अनावरण हटाना या पर्दा हटाना, एक उसी का एक अपवाद होता है। वो आप धीरे धीरे अगले वीडियोस में समझते चले जाएंगे। कंपनी की एक सार्व मुद्रा होती है, यानी कंपनी का एक लोगो भी होता है। कंपनी का एक सतत उत्तराधिकारी होता है, यानी कि कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन चलता है। यानी कि सरल शब्दों में समझाऊं तो इसका अर्थ यह है कि यदि कंपनी के शेयर होल्डर पागल हो जाएं, उनकी मृत्यु हो जाए, उस स्थिति में भी कभी कंपनी बंद नहीं होती, बल्कि नए संचालक आते जाते रहते हैं। उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक यही मेन वजह भी होती है कि कंपनी पर लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, इसके हाथ पैर नहीं होते, परंतु इसका संचालन करना भी तो आवश्यक होता है। अब कंपनी ये काम खुद तो कर नहीं सकती, तो इसके लिए इसके संचालक मंडल का गठन किया जाता है। अब आते हैं मेन बिंदु पे कि कंपनी तथा पार्टनरशिप फर्म में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, कंपनी जो होती है, कंपनी का जन्म होता है कानून के हिसाब से, और पार्टनरशिप कह लो, भागीदारी कह लो, साझेदारी कह लो, इसमें जो पार्टनर होते हैं ये अपने हिसाब से कानून बनाते हैं जिनको वह कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लागू करने की कोशिश करते हैं। जबकि कंपनी में क्या था? कंपनी का एक एक्ट बनाया हुआ, उसके हिसाब से ही आप खोल सकते हो। दूसरा अंतर होता है, कंपनी एक स्वायत्त संस्था होती है। कंपनी के मेंबर कंपनी नहीं होते, परंतु इसका एक अपवाद भी होता है, जिसे मैंने कहा था अनावरण हटाना या व्हील लिफ्टिंग, ये मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार से पार्टनरशिप में, भागीदारी में, पार्टनरशिप को ही मेंबर माना जाता है, वही नहीं फर्म माना जाता है ना, कंपनी से अलग नहीं माना जाता। अच्छा, कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो खुद की होती है। यदि आप कोई कंपनी खोलते हो
तो आप उसके लिए अगर कोई संपत्ति खरीदते तो वो कंपनी के नाम पे खरीदी जाएगी। कोई प्लॉट हो गया, कोई मशीनरी हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है कि किया जाए, परंतु यदि किया जाता है तो वो कंपनी की प्रॉपर्टी कहलाती है। जबकि साझेदारी में जो प्रॉपर्टी होती है वो पार्टनर्स की होती है। एक इसके लास्ट में जब मैं निष्कर्ष इसका बताऊंगा, ये आप समझ लेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लोग कंपनी क्यों बनाते हैं, कंपनी का क्या फायदा हो जाता है। कंपनी के जो कर्जदाता होते हैं वह केवल कंपनी द्वारा ही अपने कर्ज की प्राप्ति कर सकते हैं, वह कंपनी के सदस्यों से अपना कर्जा वसूल नहीं कर सकते। अब देखिए, कंपनी लोन लेती है और यदि कंपनी उसको चुका नहीं पाती तो कंपनी की संपत्ति कुर्क होगी, ना कि उसके जो मेंबर हैं या स्वामित्व है जिनके पास शेयर होल्डर हैं उनकी पर्सनल संपत्ति में से पैसा निकाल लिया जाए। अब बहुत से लोगों का दिमाग चलने लगा होगा कि तो फिर तो कंपनी बनाते हैं, लोन ले लेते हैं। तो भाई लोगों, लोन ऐसे नहीं मिलेगा, कंपनी की वैल्यूएशन होती है, उसके आधार पर उसको लोन दिया जाता है। और ऐसे ही लोन नहीं मिल जाता कि आप गए और आपने दे दिया लोन। हाँ, मिल आसानी से जाता है यदि कंपनी के पेपर वर्क अच्छा है, उसकी जो है एसेट है उसके पास में। और पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर पार्टनरशिप में किसी ने लोन लिया है तो भैया घर मकान सब बेच दो, उसका कुछ भी कर दो, पर वो कर्जा मेंबर्स को चुकाना होता है। ये डिफरेंस हो गया बहुत बड़ा। एक डिफरेंस परपेचुअल सक्सेशन वाला हो गया। मेंबर्स ऑफ कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अलग से शामिल हो सकते हैं, यानी कि कंपनी के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो मेंबर हैं वो अलग से मिल सकते हैं उसमें, जबकि पार्टनरशिप फर्म में अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट फर्म के नाम पर नहीं बन सकता। अच्छा, कंपनी में शेयर होते हैं, डिबेंचर आसानी से बेचे या ट्रांसफर किए जा सकते हैं। शेयर होते हैं ना, शेयर होल्डर के द्वारा ही तो जो है कंपनी को पैसा इकट्ठा होता है। डिबेंचर ऋण के माध्यम से, डिबेंचर ऋण को बोलते हैं, या लोन द्वारा कंपनी पैसा लेती है ना। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, इसके शेयर ट्रांसफर या बेच नहीं सकते। ठीक है, कंपनी की देनदारी के लिए कंपनी जिम्मेदार होती है, ना कि उसके मेंबर जिम्मेदार होते हैं। मैंने पहले बताया था ना कि आपकी कोई असेट है तो कंपनी की वही बिकेगी, आपके पर्सनल असेट को कभी हाथ नहीं लगाया जाएगा। और ऐसा भी होता है, मान लीजिए आपने दो कंपनी खोली, एक कंपनी लॉस में चली गई, एक कंपनी प्रॉफिट में, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि दूसरी जो प्रॉफिट में कंपनी है और सबको पता है, जग जाहिर है कि आपकी है, कि तो आप उसके पैसे को निकाल के, उसके प्रॉफिट को निकाल के पहले वाली कंपनी में पैसा चुकता कर लिया जाए आपका। ऐसा भी नहीं होगा, वो आपकी पर्सनल मर्जी है, आप देना चाहते हैं तो ठीक है। अगर कंपनी जो है खत्म ही हो रही है तो वाइंड अप बोलते हैं, बंद करने के समय जिसका जो पैसा दिया जाना है कंपनी के एसेट बेच के दिया जाएगा, ना कि मेंबर के एसेट बेच के दिया जाएगा। कंपनी का अगला पॉइंट है, कंपनी का कोई भी मेंबर मर जाता है या कंपनी छोड़ देता है तब भी कंपनी चलती रहती है। वो मैंने बताया ना आपको, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन यही चीज होती है। मैं परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि जैसे पहले से ही नॉमिनी डिसाइड होता है, तो कंपनी में सब चीजों का नॉमिनी डिसाइड रहता है। सब लोग मर गए, हर कोई मर गया, आप ये सोच रहे हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए सोचो, सारे डायरेक्टर वगैरह पार्टी में जा रहे थे, जितने भी और वो शेयर होल्डर थे, सॉरी, वो सब पार्टी में जा रहे थे। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, पर बताना तो पड़ेगा ना। पार्टी में जा रहे थे, वो बस गड्ढे में गिर गई और सब मर गए। कोई भी नॉमिनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कहीं से कुछ नहीं, तो गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेगी। फिर वो उसके लिए एक लीगल अथॉरिटी देखेगी कौन है, फिर गवर्नमेंट उसको देखेगी इसको चलाना है या बंद करना है। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, मेंबर मर जाए, पागल हो जाए, तो फर्म को छोड़ देने की स्थिति में वो बंद हो सकती है। अच्छा, नौवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके बनती है, इसलिए आसानी से बंद नहीं हो सकती। कंपनी का जो जन्मदाता है वही कंपनी का मृत्युदाता भी है, यानी कि कंपनी जिस हिसाब से खुली है उसको बंद भी उसी हिसाब से किया जाएगा। तो कंपनी किस हिसाब से बनी, कंपनी 2013 अधिनियम के हिसाब से बनी है, तो उसको बंद करने का, वाइंड अप करने का प्रोसीजर भी 2013 के हिसाब से ही दिया जाएगा। ये नहीं है मैंने कंपनी खोली, पैसा लिया, लोन लिया और मैं चला गया। यही कारण है कि लोगों का इस पर भरोसा ज्यादा होता है। पार्टनरशिप फर्म को कभी भी बंद कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़े से कंपनी के टाइप्स देख लेते हैं। कंपनी कितने प्रकार की होती है? देखिए, कंपनी जो मेंबरों की संख्या पर आधारित होती है, 1 पर्सन कंपनी, एक आदमी जिसमें होता है। पर पहले क्या था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 शेयर होल्डर चाहिए होते थे। अब
गवर्नमेंट ने देखा कि एक दूसरे बंदे को तो जबरदस्ती इंक्लूड करना पड़ता है, कोई वाइफ को बना रहा है, कोई किसी को भाई को बना रहा है, उसको काम आता है नहीं आता, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक ये 1 पर्सन कंपनी का जो है इंट्रोड्यूस किया है नया तरीका। इसमें पर क्या चीज होती है, एक नॉमिनी देना पड़ेगा, और वो नॉमिनी जो है वो किसी और 1 पर्सन कंपनी में नॉमिनी नहीं हो सकता। थोड़े से क्लॉज होते हैं, जब 1 पर्सन कंपनी बताऊंगा मैं आपको तो उसमें वो चीज क्लियर कर दूंगा। दूसरा रूप होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब इसमें भी 2 कैटेगरी बना दी, एक स्मॉल कंपनी यानी कि कुछ पोर्शन अमाउंट के आधार पर कि इतना पेड अप कैपिटल होगा, इतना ये इसका जो है टर्नओवर होगा, तो ये स्मॉल कंपनी में आएगी और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आएगी। तो उसको फायदे मिलते हैं। फायदे क्या होते हैं, जैसे कंपनियों की कुछ गवर्नमेंट की कुछ बोर्ड मीटिंग तय कर रखी होती हैं और कुछ तय कर रखा होता है, देनदारी तय कर रखी होती है, वो सब उसके हिसाब से कुछ छूट मिल जाती है। एक होती है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होती, चैरिटी वगैरह होती हैं, तो वो सेक्शन 8 कंपनी में आ जाती है। फिर होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपने आजकल सुना होगा आईपीओ वगैरह जो आते हैं, तो वो आम जनता से पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसा इकट्ठा करते हैं तो केवल लिस्टेड कंपनी ही आईपीओ ला सकती है, और ऐसा नहीं है कि जो है कोई भी जो है वो ले आएगा, आईपीओ ले आएगा, उसके लिए लिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीओ जो लाते हैं उसमें आजकल बूम है बहुत। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जब तक के मैं बात बता रहा हूं। अच्छा, जवाबदेही पर आधारित कंपनियां कौन सी होती हैं? अनलिमिटेड कंपनी हो गई, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो गई, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो गई। अन्य प्रकार की कंपनियां कैसे जॉइंट वेंचर किसी के साथ जुड़ गए, फॉरेन कंपनी विदेशी कंपनी हो गई, जैसे सेक्शन 8 कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, ये कुछ कंपनी के टाइप हो गए। अब कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी की विशेषता क्या है? क्या हर किसी फर्म को कंपनी कह दिया जाएगा? नहीं। तो उसके लिए वो आरओसी से निगमित संघ, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, आरओसी से रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद निर्मित संघ बन जाती है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यह कृत्रिम व्यक्ति होती है, यानी कि यह एक लीगल पर्सन होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी यानी अपने मेंबरों से अलग होती है। कंपनी तथा उसके मेंबरों का राइट, पावर, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, एसेट, लायबिलिटी सब अलग अलग होते हैं। कंपनी के अलग होते हैं, इसके मेंबरों के अलग होते हैं। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी तथा उसके मेंबरों की संपत्ति अलग अलग होती है। आप सैलरी ले सकते हो उसमें, पर आप उसकी सारी संपत्ति को कंपनी के नाम पे रहेगी। कैन बी श्यू और बी शूड, यानी कि वो केस भी दायर कर सकती है कंपनी और उस पर भी केस हो सकता है। सेपरेट ओनर या सेपरेट मैनेजमेंट, कंपनी का स्वामित्व तथा कंपनी का संचालन अलग अलग होता है। स्वामित्व का कंपनी को संचालित करना संभव होता है, यानी कि जो मेंबर हैं, मालिक हैं, वो कंपनी को संचालित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो शेयर होल्डर जिसके सबसे ज्यादा शेयर हैं वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, बन सकता है। कॉमन सील होती है, कंपनी के कॉमन मोहर होती है। इस मोहर को लगाते हैं, स्टाम्प जो बोलते हैं ना, उस पर डायरेक्टर अपने साइन करते हैं, तब किसी कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी जाती है और ये माना जाता है कि ये कंपनी ने इसको मंजूरी दी है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि कंपनी में शेयर का हस्तांतरण, ट्रांसफर, मेरे आज शेयर है मैं अपने बेच दूं किसी और को चले जाएंगे, पर इनका एक प्रोसीजर होता है, ऐसे नहीं किसी को भी दे दिए मैंने। जो लिस्टेड कंपनी होती है उनमें रोज खरीद फरोख्त होती है ना, वो उसका एक अलग से उसका चैप्टर मैं अलग बना दूंगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयरों को भी कुछ प्रतिबंध के साथ बेचा जा सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में थोड़ी सी लिस्ट होने के बाद में आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं। कंपनी को बंद करने का तरीका, जो कंपनी का जन्मदाता है वही कंपनी का मृत्युदाता भी होता है। अर्थात कंपनी का जन्म कंपनी एक्ट 2013 के माध्यम से होता है, इसलिए कंपनी को बंद भी 2013 के एक्ट के माध्यम से ही किया जा सकता है। यानी कि कंपनी के बंद होने के तरीके कंपनी एक्ट 2013 में वर्णित है। कंपनी के मेंबरों की मृत्यु होने के पश्चात भी कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की देनदारी, देनदारी क्या, लिमिटेड लायबिलिटी क्या, आर्थिक दायित्व, आर्थिक जिम्मेदारी, देय धन दायित्व, ये इसके मीनिंग है। यानी कि जो देना है, पैसा, कर्जा जो देना है वो तय होती है। यानी कि कंपनी बंद होने की स्थिति में कंपनी की संपत्ति बेचकर भी उसकी देनदारी पूरी की जाती है। इसके शेयर होल्डर्स की निजी संपत्ति को छुआ तक नहीं जाता इसमें। कंपनी नियम क्या होते हैं, यानी कि कंपनी किस उस पर आधारित होती है, तो परपेचुअल सक्सेशन के नियम पर आधारित होती है। अब बात करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे खोलें। एक और चीज बता देता हूं, कंपनी के 3 डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? प्रस्पेक्टस,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी बाहर के लोगों से किस तरह डील करेगी, कि क्या क्या उसकी लक्ष्य हैं, क्या गोल हैं, ये थोड़ा अभी मैं इसमें आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कितने घंटे ड्यूटी होगी, यानी कि कौन मेंबर रहेगा, मतलब सॉरी कौन डायरेक्टर रहेगा, ये सब वर्णित रहता है। यानी कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, और जो बाहर के बहर नियम बोलते हैं हिंदी में, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। और प्रस्पेक्टस क्या होता है, जैसे आपने कॉलेज वगैरह में देखा होगा ना, प्रस्पेक्टस एक तरीके से प्रचार या विज्ञापन कह लो आप। जब कंपनी आईपीओ लाती है तो प्रस्पेक्टस निकालती है, कंपनी का ये लक्ष्य है कंपनी, ताकि जिससे कि इंटरेस्ट लेकर जो उसमें लोग अपना पैसा निवेश कर सकें। ठीक है जी। अब सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए INC 1 फॉर्म भरा जाता है, 1% कंपनी के लिए INC 2 फॉर्म भरा जाता है। 6 नामों की लिस्ट दी जाती है कि भाई पहले नंबर पे ये नाम, दूसरे नंबर पे ये नाम, तीसरे नंबर पे ये नाम, चौथे नंबर पे ये नाम, यानी कि नामों की श्रृंखला प्राथमिकता के आधार पर होती है। उसके लिए नाम भी ऐसे नहीं कि कुछ भी दे दिया, जैसे कि जो नाम आपने दिया है उस नाम पर कोई और कंपनी नाम मौजूद हो। किसी भी प्रकार का ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिसमें सरकारी चिन्हों का इस्तेमाल किया जाए, या इन्हें सुनने पर ऐसा लगे कि गलती से भ्रम पैदा हो कि सरकारी कंपनी है। उदाहरण के लिए आप नाम इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे भारत सरकार, लोक सरकार, राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति तथा महात्मा गांधी के नाम भी इसी सूची में शामिल है। किसी धर्म को प्रभावित करने वाला नाम भी नहीं होना चाहिए। जो मेन बात, जो आपका सरनेम नहीं है, आप उस नाम से भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करवा सकते। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका सरनेम गोयल है या कुछ और है, नहीं है, तो आप उस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते, नाम नहीं दे सकते, रूल है। अच्छा, बैंकिंग कंपनी के लिए कंपनी का नाम बैंक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। भाई बैंक भी तो ये कंपनी होते हैं एक तरह से, तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। कंपनी के नाम में क्रेडिट रेटिंग तथा मर्चेंट बैंकिंग, बैंकरों जैसे नामों के लिए सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है जी। कंपनी के नाम में इंश्योरेंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए इरेडा से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, अब आरओसी रजिस्ट्रेशन में अप्रूवल के लिए क्या क्या होता है। आरओसी का अप्रूवल आने के बाद कंपनी के पास 60 दिन का समय होता है। 60 दिनों में कुछ फॉर्म इस्तेमाल करने होते हैं, जैसे कि INC 7, इसमें इनकॉर्पोरेशन की रिक्वेस्ट सबमिट की जाती है। मैंने आपको बताया था ना, कंपनी के 3 मुख्य दस्तावेज होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी बाहर से कैसे काम करेगी, किसके साथ क्या है, उसके रूल रेगुलेशन रहेंगे, वो लिखा होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस, इसके बारे में ये तीनों जो डॉक्यूमेंट होते हैं, इनकी रिक्वेस्ट सबमिट की जाती है। ठीक है। प्रोस्पेक्टस केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए होता है। ठीक है। इसके साथ ही कंपनी का MOA तथा AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी जमा किया जाता है। INC 8 फॉर्म में क्या होता है, इसमें चार्टेड अकाउंटेंट, एडवोकेट तथा कंपनी सेक्रेटरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि चार्टेड अकाउंटेंट कौन होगा, कंपनी का एडवोकेट कौन है, सेक्रेटरी कौन होगा, यानी कि जो लीगल व्यक्ति कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में शामिल होते हैं, उनका डिक्लेरेशन फॉर्म लिया जाता है। बार बार कहते हैं हमने तो नहीं थी, हम तो नहीं कंपनी के, हमने तो नहीं बनाया, कोई गलती हो गई ये फॉर्म में हो गई, तो पहले उनका डिक्लेरेशन फॉर्म भी चाहिए होता है। इस कंपनी को प्रोफेसर्स यह डिक्लेयर करते हैं कि कंपनी को बनाते समय सभी कानूनों का पालन किया गया है तथा यह कंपनी 2013 कंपनी अधिनियम के तहत ही बनी है। साथ ही इसमें उनके डिजिटल सिग्नेचर भी होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर जैसे कि ऑनलाइन एक मुद्रा ई-पोर्ट वगैरह होते हैं, ये डिजिटल सिग्नेचर बना देते हैं, वो उससे अप्लाई होते हैं। वो एक अलग से चीजें मैं बता दूंगा, कुछ ना आया तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर INC 9, यह फॉर्म कंपनी के प्रोमोटर्स की तरफ से होता है। प्रोमोटर क्या होता है, जो मेरे दिमाग में आया आइडिया, मैं गद्दे की फैक्ट्री लगाऊंगा, उसके लिए मैंने काम करा और कंपनी को रजिस्टर्ड कराया। तो जो सबसे पहले जिसके दिमाग में आइडिया आया और जिसने उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए वर्क किया, वो कंपनी का प्रमोटर कहलाएगा। ठीक है। इसमें उसकी तरफ से घोषणा की जाती है कि वह किसी भी कंपनी के धोखाधड़ी के मामले में लंबित नहीं है, ना ही वह किसी प्रकार के पहले बनाई गई किसी कंपनी के फ्रॉड के केस में शामिल है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक कंपनी बनाई, उसमें फ्रॉड किया, धोखाधड़ी की और मैं दूसरी कंपनी बना के आ गया, तो मेरे को ये सब चीज देनी पड़ेगी। कंपनी के रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इसीलिए कंपनी पर लोगों का विश्वास भी थोड़ा ज्यादा होता है। कंपनी को प्रमोटर को उसके एफिडेविट पर लिख कर देना होता है। एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र एक तरीके से, वह किसी भी प्रकार की कंपनी में धोखाधड़ी के केस में शामिल नहीं है तथा भूतकाल में भी उस पर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है। ठीक है।
INC 9 फॉर्म एक फॉर्म तो होता है, परंतु इसको अलग से मैनुअली टाइप करते हैं तथा इसके बाद इसका प्रिंट निकाल लिया जाता है। उस पर प्रमोटर्स के साइन होते हैं तथा उसकी फिजिकल कॉपी को स्कैन करके INC 7 फॉर्म के साथ जोड़ा जाता है। INC फॉर्म 7 मैंने बताया था ना आपको। फिर होता है DIR 3, इसमें कंपनी के प्रस्तावित डायरेक्टर के बारे में ब्यौरा दिया जाता है। डायरेक्टर कंपनी के निदेशक, यानी कि कंपनी का संचालन कैसे होगा, कंपनी को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए होते हैं, तो वो डायरेक्टर का पद होता है। बाद में जरूरत के हिसाब से डायरेक्टर की भर्ती भी की जा सकती है। ठीक है जी। INC 11, यह कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट के ऊपर 21 अंकों का एक सिन नंबर होता है। इस सिन नंबर को कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है। इसमें कंपनी का पूरा ब्यौरा लिखा होता है। जैसे आपका आधार कार्ड वगैरह होता है ना, उसमें आपकी सारी डिटेल होती है, ऐसी कंपनी का एक सिन नंबर होता है, उसमें सारी डिटेल होती है। अच्छा, कुछ थोड़े से सवालों के भी जवाब मैं आपको दे देता हूं। कंपनी किसे कहते हैं? तो कंपनी का अर्थ उन स्वतंत्र व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से जो इसे कानूनी रूप से प्रदत्त उद्देश्यों तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के मकसद से इकट्ठा हुए। भाई कई कंपनी बनाता है तो उसका लक्ष्य होता है, ज्यादातर लक्ष्य पैसा कमाना होता है, पर सेक्शन 8 कंपनी का लक्ष्य होता है सेवा करना। थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है। कंपनी, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि कंपनी का एक अलग से रूप है। आप कहते नहीं है कि ये फलाना आदमी उस कंपनी के लिए काम करता है, ये उस कंपनी में, पर कंपनी दिखाई तो नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? दिखाई देती है, साइन बोर्ड होता है, उसकी मोहर होती है, पेपरों में होता है, तो यानी कि उसका अस्तित्व तो होता है ना। और एक व्यक्ति कंपनी को क्या कहते हैं? 1 पर्सन कंपनी। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्मॉल कैटेगरी में आ सकती है। देखिए, स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में वो कंपनी आती है जिसकी पेड अप कैपिटल या जो पूंजी लगाई है 50 लाख या इससे कम हो, या उसका कारोबार 2 करोड़ या उससे कम हो। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अब हमने खोली तो ये इस उसमें कंडीशन में है, कुछ दिनों बाद बढ़ गई। अगर बढ़ गई तो वो ऑटोमेटिकली स्मॉल जो कैटेगरी है, जो कंपनी की कैटेगरी, उसमें से वो आगे चली जाएगी, उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ नहीं आई हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं नवीन कुमार इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।